हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र तुर्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल विज़न पर स्वागत करता हूं। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ दिनों से मैं अभी वीडियो अपलोड अपने नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब हम डेली कंटिन्यूस आपको वीडियोस आपको क्या होते रहेंगे, वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है, हमने विभाजिता का नियम वाला इससे पहले किया था ना। अब इसी से एक रिलेटेड हम नया टॉपिक आज चालू करने वाले हैं और नया टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय बोले तो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो बचपन से ही हमने कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ी आई है। भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, शेषफल किसको बोलते हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक संख्या ले लेता हूँ मैं 28। ठीक, एक संख्या ले लेता हूँ 28। इस 28 को मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 5 से। तो आपको 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है, या तो 28 आए या 28 से कम आए। ठीक है, तो हम 5 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ बच कितनी जाएगी वैल्यू, 3 बच जाएगी। क्लियर, जो वैल्यू बच गई है उसे हम बोलते हैं शेषफल, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, जब हमने किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया तो कोई एक निश्चित संख्या तक भाग गया। ठीक है, जिस निश्चित संख्या तक भाग गया वो संख्या कहलाती है भागफल, है ना। वो संख्या क्या कहलाती है, भागफल। अब हमने किसी संख्या पर भाग दिया है, तो हमने जिस संख्या पर भाग दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिस संख्या से हमने भाग दिया है, जिस संख्या से हमने भाग दिया है, हम उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, भागफल को इंग्लिश में क्वेसेंट बोलते हैं, भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं और भाजक को डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर, चलो यहां से हम बनाते हैं शेषफल प्रमेय। तो हमारा शेषफल प्रमेय क्या होगा, अगर मुझे भाज्य की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये भाज्य की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो भाज्य की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, भाज्य की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भाजक और भागफल का गुणा करना पड़ेगा। भाजक और भागफल का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें मैं क्या कर देता हूँ, शेषफल को जोड़ देता हूँ। शेषफल को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, भाज्य की। और यही फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, शेषफल प्रमेय कहलाता है। क्लियर, चलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा एक, ठीक, आपके बोर्ड पर, आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देना, यानी इस संख्या को भाग देना है, और जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो भाज्य आपको दिया हुआ है कितना, 10690 दिया हुआ है। ठीक, जब इस संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल जो है वो 73 प्राप्त होता है। भागफल जो है वो 73 प्राप्त होता है, तथा शेषफल जो है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि भाजक की वैल्यू क्या होगी, भाजक की वैल्यू क्या होगी। तो मैं भाजक की वैल्यू कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या, भाज्य बराबर से क्या होता है, भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। ठीक है, और भाजक और भागफल का मल्टीप्लिकेशन। चलो, भाजक कितना है, भाजक की वैल्यू x है, इनटू भागफल कितना है, 73 है, धन शेषफल कितना, 32, और भाज्य बराबर से वैल्यू कितनी है, 10690। 32 इधर प्लस में था, अब ये ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव था, इधर आकर क्या हो जाएगा, निगेटिव। बोलने का मतलब इतने संख्या में से आपका 32 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए 32 में माइनस करके लिखूँ तो कितना हो जाएगा, 10,658। 32 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10,658 इज इक्वल टू x इंटू 73। x बराबर से क्या हो जाएगा, 10658 डिवाइडेड बाय 73।
अब इसे 73 से क्या करना है, भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। तो 10658 को हमें 73 से भाग देना है। कितने बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। कितना आ गया, 73 आ गया। यहाँ पे बचेगा 3, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। कितना उतार लिए, 5। ठीक, अब 7 का टेबल में कितने बार पढ़ लेता हूँ, 73 का टेबल कितने बार पढ़ लेता हूँ, 4 बार। 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1, 7 4 28, 28 और 1 29। चलिए माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और 33 में से 29 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, और ये आपका 8 हो जाएगा। अब 6 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, 6 3 18 की 8, कैरी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 6 42 और 1 कितना हो जाएगा, 43। पूरा का पूरा कट गया। तो अगर मैं 73 से इस संख्या को काट रहा हूं तो 146 बार कट गया है। इसका मतलब x बराबर से, भाजक बराबर से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 आ जाएगी। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 140 होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, आपके बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। चलिए क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है कि एक संख्या है कितनी, 24,446 को हमें किसी संख्या से भाग देना है और भाग देने के बाद में भागफल 79 प्राप्त होता है और शेषफल जो है हमें 35 प्राप्त होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में भाज्य दिया है। भाज्य कितना दिया हुआ है, 24,446 दिया हुआ है। ठीक, आपको भागफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, भागफल आपको कितना दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में 35 दिया हुआ है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, भाजक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, हमने शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय बोलता है भाज्य बराबर से भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। ठीक, क्लियर है यहाँ तक के। चलो भाज्य कितना है, 24446 बराबर से भाजक x मान लेता हूँ, भागफल 79 प्लस 35। ये 35 इधर पॉजिटिव में था, इधर आएगा तो निगेटिव में होगा और इसमें से माइनस हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं 35 माइनस करूँ तो वैल्यू क्या बचेगी, 24411 इज इक्वल टू 79 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24411 डिवाइडेड बाय 79 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या को 79 से भाग देना। चलिए 24411 को हम 79 से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए 3 बार भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 7 3 9 दिया 27 की 7 कैरी आ जाएगा 2, 21 और 2 23 हो जाएगा। 44 में से 37 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7, और ये 1 मैंने उतार लिया। भाग जाएगा क्या, नहीं भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 0। अब ये अगला 1 उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो 9 में अगर मैं 9 का इंटू करूंगा तो 9 9 81 होता है, 1 मिल गया। तो 9 9 81 की 1 कैरी कितना हो गया, 8। 9 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 9 7 63, 63 और 8 कितना हो जाएगा, 71। पूरा का पूरा ये क्या हुआ, कट गया। ठीक, तो 79 से ये पूरा कितने बार भाग गया है, 309 बार। यानी 79 से इसको काटूंगा कितने बार में कट जाएगा, 309 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो भाजक था, तो भाजक कितना आ गया हमारा, 309 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों बेसिक शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। भाग देने की प्रक्रिया में आपका जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। भागफल का कितना है, 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। और आपको क्वेश्चन में भाजक की वैल्यू, भागफल की वैल्यू दी हुई है और भाज्य की वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है। चलिए कंडीशन क्या दी हुई, कंडीशन बोल रहा है कि जो भाजक है, ये भाजक किसका, भागफल का, किसका, भागफल का मीनिंग इनटू कितना गुना है, 25 गुना है, तथा या और शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। और ये जो भाजक है, ये भाजक किसका, शेषफल का, किसका, शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है।
क्लियर है यहाँ तक के जो कंडीशन दी थी वो देख लिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बोलता है यदि भागफल की वैल्यू 16 है तो आप भाज्य की वैल्यू ज्ञात करके बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर मैं भागफल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे भाजक की वैल्यू मिल जाएगी क्या, तो भाजक की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाजक बराबर से 16 इंटू 25 और 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा 400। आपको भाज्य की वैल्यू मिल गई। अगर भाज्य की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या की वैल्यू मिल जाएगी, शेषफल की। तो 400 बराबर से शेषफल इंटू 5 से इसे काट देता हूँ, कितने बार में कट जाएगा 80 बार में। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया है आपका 80। शेषफल कितना आ गया है 80। अब आपको शेषफल की वैल्यू पता है, आपको भाजक की वैल्यू पता है, आपको भागफल की वैल्यू पता है। ठीक, तो हम भाज्य निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर से क्या होता है, भाज्य बराबर से होता है भागफल इंटू भाजक धन शेषफल। चलिए भाज्य निकालना था, भागफल कितना है 16 इंटू भाजक कितना आया है आपका 400 धन शेषफल कितना है 80। तो 16 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 64 और 2 जीरो थे वो 2 जीरो प्लस 80। तो आपका भाज्य बराबर से कितना हो जाएगा 6480। ये आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक के, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। ठीक है, चलिए शेषफल प्रमेय पर आधारित सेम एज इट इज ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजन की प्रक्रिया में, कौन सी विभाजन की प्रक्रिया में जो भाजक है वो भाजक किसका भागफल का कितना गुना है, बोलता है 10 गुना है। और जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है, बोलता है 5 गुना है। ये दो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर। चलिए अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि शेषफल की वैल्यू कितनी है 48 है, यदि शेषफल की वैल्यू 48 है तो भाज्य का मान क्या होगा, भाज्य की वैल्यू क्या होगी, मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए मैं अगर इस शेषफल की वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ तो मुझे भाजक की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाजक क्या आ जाएगा, भाजक बराबर से हो जाएगा 48 इंटू 5 और 48 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। और अगर मैं ये भाजक की वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, भागफल की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाजक की वैल्यू 240 बराबर से आपका इधर पे क्या भागफल, और भागफल में कितने का इंटू है 10 का, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो भागफल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। भागफल की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब आप देख रहे होंगे कि भागफल की वैल्यू भी आ गई है, फिर आपके भाजक की वैल्यू भी आ गई है, शेषफल की भी वैल्यू आ गई है। तो हमें मालूम है क्या, भाज्य बराबर से क्या होता है, भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। ठीक, तो भाजक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 240, भाजक की वैल्यू, भागफल की वैल्यू कितनी आई है 24 प्लस शेषफल की वैल्यू कितनी आई है आपकी, शेषफल कितना 48। 24 इंटू 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 1 जीरो था वो 1 जीरो प्लस 48, 5660 में 48 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 5808 हो जाएगा। और यही भाजक की वैल्यू होगी। तो आपकी भाज्य की वैल्यू कितनी आ गई है 5808 आपकी वैल्यू है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 5808 है।
क्लियर है यहाँ तक के? उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आए होंगे तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अप्रोच को सीखनी है, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब एक संख्या को, एक संख्या रही होगी कुछ, इस संख्या को क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है? 56 से। यदि किसी को संख्या है उसको किससे भाग दिए? 56 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर प्राप्त होता है, वो रिमाइंडर कितना होता है? 29। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? 29 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के सभी को? चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या कि ये 56 जो है वो जो दूसरा भाजक है उससे विभाजित होता है या नहीं होता, इससे विभाजित होता है या नहीं होता। तो हमें मालूम है 8 7 56, यानी ये 8 के टेबल में ये आता है। और अगर 8 के टेबल में ये आता है तो आपको क्या करना है? रिमाइंडर को पकड़ना है। रिमाइंडर कितना? 29। रिमाइंडर कितना? 29। और भाग देने किससे बोला था? 8 से बोला था। तो इसको हम क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे, इसको 8 से भाग दे देंगे। चलिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। एक बार फिर से देखिए, कोई एक संख्या थी, उसको 56 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 29। तो बोल रहा है उसी संख्या को अगर 8 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्या जो पहले वाला भाजक था उसको दूसरे वाले भाजक से भाग देकर देखना भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो हमने देखा 8 के टेबल में 8 7 56 आता है, यानी भाग पूर्णता चला जाएगा। और जब भाग पूर्णता जा रहा है तो आपको क्या करना है? आपको रिमाइंडर को पकड़ना है और जिससे भाग देने बोला था उससे भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा निकल करके। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई एक संख्या है और इसको हमने किससे भाग दिया? 357 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 357 से भाग दिया। और 357 से भाग देने के बाद में जो रिमाइंडर बचा है वो 39 बचा। जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 39 बचा। तो आपको बताना है अगर उसी संख्या को मैं 17 से भाग दूं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आपका सबसे पहला काम क्या करना है? आपको इस 17 से इस संख्या को भाग देना है। क्या भाग कंप्लीटली जाता है या नहीं जाता? कंप्लीटली जाता है या नहीं जाता? तो हमने देखे 17 दूनी 34 बचा एक 17, यानी अगर मैं इसको 17 से भाग देता हूं तो 21 बार में भाग पूरा का पूरा कंप्लीटली चला जाएगा। और अगर भाग कंप्लीट जा रहा है तो आपको करना क्या है? आपको रिमाइंडर को पकड़ना है 39 और उसको जिससे भाग देने के लिए बोला था उससे भाग दे दीजिए। चलो 17 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। आया क्या समझ में यहाँ तक के? चलिए उम्मीद कर रहा हूं अभी तक के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगभग सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे देखते हैं, अप्रोच देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है इससे। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई संख्या x है और इसे हम 225 से भाग देते हैं, 225 से भाग देते हैं। तो भाग देने पर रिमाइंडर जो मिलता है, भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 70 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 70 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अप्रोच वही है, आपको चेक करना है कि अगर मैं 15 से इस संख्या को भाग दूं, इस संख्या
संख्या को, इस 225 को यदि मैं 15 से भाग दूं तो भाग पूर्णतः जाता है क्या? तो हमें मालूम है 15 का टेबल 15 बार पढ़ूंगा तो 225 आता है, यानी कि 15 के टेबल में 225 आता है, 225 15 से विभाजित होगा ही होगा। तो आपको किसको पकड़ लेना है? रिमाइंडर को पकड़ लेना है। ठीक है, संख्या का वर्ग करने के लिए बोला था, रिमाइंडर का वर्ग कर लेना है, और जिससे भाग देने के लिए बोला है उससे भाग दे देंगे, जिससे भाग देने के लिए बोला है उससे भाग दे देंगे। चलिए 70 का वर्ग कितना होता है? 4900 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, चलिए 4900 को 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45। ठीक, 15 तिया 45, बचा कितना यहाँ पर? 4, यहाँ पे आ जाएगा 0, 15 दूनी 30। ठीक, बच कितना गया यहाँ पर? 1 0 और यहाँ का एक 0, 15 छक्के 90 हो जाएगा। कितना बचा? 10। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, जब मैं इसे 15 से भाग दूंगा तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा? 10 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 10 होगा। क्लियर है यहाँ तक के? एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी संख्या को 225 से भाग देने के लिए बोला, जब मैंने उसे 225 से भाग दिया तो रिमाइंडर 70 प्राप्त हुआ, तो उसी संख्या के वर्ग को यदि मैं 15 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? ठीक, तो हमें क्या करना है? किससे भाग देने बोला? 15 से, तो उसको 225 क्या 15 के टेबल में 225 आता है क्या? 225 को 15 से विभाजित करके देखना है। ठीक, तो हमने देखा कि 15 से अगर मैं 225 को भाग देता हूं तो 15 बार में भाग पूर्णतः चला जाएगा। भाग पूर्णतः चला गया तो करना क्या है आपको? जो रिमाइंडर है उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। संख्या का वर्ग करने बोला था, लेकिन मैंने किसका वर्ग कर दिया? रिमाइंडर का वर्ग कर दिया। ठीक, रिमाइंडर का वर्ग कर दिया। किससे भाग देने बोला था? 15 से, 15 से भाग दे दिए। चलिए इसको वर्ग करा, कितना आ गया? 4900। इसको 15 से भाग दिए, 15 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया? 10 आया। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, बोर्ड में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई संख्या है, किसी संख्या है, मान लेता हूँ संख्या कितनी है? x है। मान लेता हूँ संख्या कितनी है? x है, और इस x संख्या को किससे भाग दिया जाता है? 6 से भाग दिया जाता है। तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? बोलता है 3 प्राप्त होता है। वो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को यदि 6 से भाग दिया जाए, यदि 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो मैंने बोला कि इस 6 को इस 6 से भाग दिया, भाग जाएगा। 6 को इस 6 से भाग दिया, इस 6 को इस 6 से भाग दिया तो भाग पूर्णतः जा रहा है, और भाग पूर्णतः जा रहा है इसका मतलब आपको रिमाइंडर को पकड़ना है। संख्या का वर्ग करने के लिए बोला था, रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे। संख्या का वर्ग करने के लिए बोला था, रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे। ठीक, भाग देने किससे बोला था? 6 से, तो 6 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 6 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9/6, तो 6 का 6 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है। अभी हम संख्या का वर्ग कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में संख्या का वर्ग नहीं करना है, बल्कि संख्या का घन लेना है, संख्या का वर्ग निकालना है। क्लियर है यहाँ तक के? तो क्वेश्चन क्या बोला? यदि कोई एक संख्या है और इस संख्या को हम 36 से भाग देते हैं, हम 36 से भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? 23 प्राप्त होता है। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? 23 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के क्यूब को, उसी संख्या के घन को बोला है ना, उसी संख्या के क्यूब को अगर 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? क्लियर है यहाँ तक के? तो हमें करना क्या है? ठीक है, हमें करना क्या है? सबसे पहला काम, आपको इस 36 को 12 से भाग देना है। ठीक है, इस 36 को 12 से भाग देना। तो 12 तिया 36, भाग कैसा हो रहा है? पूर्णतः चला जा रहा है। और अगर भाग पूर्णतः जा रहा है तो आपको रिमाइंडर को पकड़ना है। संख्या का क्यूब करने बोला था, रिमाइंडर का क्यूब कर दो। भाग देने किससे बोला था? 12 से, तो 12 से भाग दे देंगे। चलिए 13 का क्यूब कितना होगा? 12 167। 13 का क्यूब कितना? 23 का क्यूब कितना होता है? 12 167 आपका 23 का क्यूब होता है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 12। चलिए 12 से भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं। 1 2 1 6 7 और इसको भाग देना है किससे? 12 से। 12 1 12,
कट जाएगा, बचा कितना 1, भाग जाएगा क्या नहीं, उसका क्या लगेगा 0। अब अगली संख्या 6 उतारेंगे, फिर 12 1 12, कितना बच जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक। 12 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12 36, बचा कितना 11। तो जो रिमाइंडर आ रहा है जब आप इस संख्या को 12 से भाग देंगे, यानी कि 23 के क्यूब को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 11। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। वर्ग संख्या लेने के लिए बोला तो रिमाइंडर को उठा करके ले लिया, संख्या का वर्ग करने के लिए बोला तो रिमाइंडर का वर्ग कर दिया, संख्या का क्यूब करने के लिए बोला तो रिमाइंडर का क्यूब कर दिया। क्यों क्यूब किए? क्योंकि हमने देखा कि ये पहले जो संख्या जो भाजक था दूसरे भाजक के टेबल में आता है, यानी कि यहाँ 36 तक तो भाग जाएगा कंप्लीटली, बचा कितना 23। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या, एक संख्या n1 ले लेता हूँ, एक संख्या n2 ले लेता हूँ और इस संख्या को किससे 17 से भाग दिया जाता है। दोनों संख्या को किससे भाग दिया जाता है 17 से भाग दिया जाता है। तो क्रमशः शेषफल यहाँ R1 बराबर से शेषफल कितना बचता है 13 और यहाँ पर R2 बराबर से शेषफल कितना बचता है 11। तो आपको पूछ रहा है कि अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ दूं और उन दोनों संख्याओं को किससे भाग दूं 17 से भाग दूं, उन दोनों संख्याओं को 17 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, आपको किसको जोड़ने के लिए बोला है संख्या को, आपको किसको जोड़ने के लिए बोला है संख्या को। तो संख्या को जोड़ने से बजाय हम क्या करते हैं दोनों रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 11, किससे भाग देने के लिए बोला है 17 से, तो मैं इसको किससे भाग दे देता हूँ 17 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 24 को मैं किससे भाग देता हूँ 17 से भाग देता हूँ, 24 को किससे भाग देता हूँ 17 से भाग देता हूँ। तो हमें मालूम है 17 1 17 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7, 17 1 17 रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक बार फिर से देखें, एक संख्या n1 थी उसको 17 से भाग देने के लिए बोला था, रिमाइंडर 13 बचा। एक संख्या n2 है उसको भी 17 से भाग देने के लिए बोला, रिमाइंडर कितना बचा 11। अब इन दोनों के संख्याओं के योग को यदि 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला, मैंने क्या किया दोनों संख्याओं के रिमाइंडर को जोड़ दिया और किससे भाग देने के लिए बोला था 17 से भाग दे दिया। ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 को 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन वही है, इसी टाइप का है कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं को मैं किससे भाग दे रहा हूं 33 से भाग दे रहा हूं। तो एक संख्या हो गई आपकी n1, इसको भी 33 से भाग दे रहे हैं। एक संख्या हो गई n2, इसको भी 33 से भाग दे रहे हैं। जब इसको 33 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर R1 बराबर से कितना बच रहा है 21 बच रहा है और जब इस n2 को 33 से भाग देते हैं रिमाइंडर R2 बराबर से कितना बच रहा है 28 बच रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, दोनों का योग कर दिया जाए और उसे 33 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बोला क्या है संख्याओं को जोड़ने बोला है, लेकिन मैं क्या कर लेता हूं रिमाइंडर को जोड़ देता हूं। किसको जोड़ देता हूं रिमाइंडर को जोड़ देता हूं। क्लियर है यहाँ तक के। और रिमाइंडर को जोड़कर जिससे भाग देने बोला था उससे भाग दे, किससे भाग देने बोला था 33 से, तो 33 से भाग दे देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसको किससे भाग देना है 33 से का 33, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 16, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 16। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 16 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके के अप्रोच लिए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक n संख्या है और इस संख्या को हम 6 से भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पर जो रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है बोल रहा है 4 प्राप्त होता है बोल रहा है।
तो यदि हम 2n को 6 से भाग दिया है, 6 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो हमने क्या देखा कि मैं इस 6 को इस 6 से क्या दूंगा, भाग दूंगा, तो भाग कंप्लीटली चला जाएगा। और जब भाग इस 6 को इस 6 से भाग दे रहा हूं तो भाग कंप्लीटली चला गया, तो हम किसको देखेंगे, रिमाइंडर को। रिमाइंडर कितना है, 4। संख्या का क्या हो रहा था, दुगुना, तो रिमाइंडर का क्या कर दो, दुगुना कर दो। संख्या का दुगुना हो रहा था तो रिमाइंडर का भी क्या कर दो, दुगुना कर दो। और भाग देने किससे बोला था, 6 से, तो 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/6, 4 दूनी 8/6 हो जाएगा। क्लियर, 6 का 6, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्लियर यहां तक के। चलिए, आपको यहां तक के पूरे क्वेश्चन एक ही अप्रोच के थे, लगभग सेम टाइप के थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने जो कि हमारे शेषफल प्रमेय से संबंधित थे वही क्वेश्चन लिए हैं पूरे के पूरे। ठीक, एक बार घर में एक बार इसे बनाकर देखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को, दो संख्याएं हैं, एक संख्या ले लेता हूं मैं n1 और इसको, और एक संख्या है n2, दोनों को निश्चित भाजक क्या, d, निश्चित भाजक क्या मान लेता हूं, d से भाग देने पर यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है, r1, यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है, r3, यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है, r3 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर क्रमशः r1 बराबर से 3 और r2 बराबर से कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, अगर दोनों संख्याओं का योग n1 प्लस n2, इन दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए, उसी निश्चित भाजक से या समान भाजक से भाग देने पर जो रिमाइंडर मिल रहा है ना, जो रिमाइंडर मिल रहा है वो रिमाइंडर कितना मिलता है, 2 मिलता है। रिमाइंडर कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये भाजक d क्या होगा, ये भाजक d क्या होगा। ठीक है, तो इस d को निकालने के लिए हम एक अप्रोच करते हैं। तो d बराबर से क्या होता है, r1 प्लस r2 माइनस r, r1 प्लस r2 माइनस r। तो r1 कितना था, इसका निश्चित भाजक कितना आया, 3, प्लस इसका निश्चित इसका रिमाइंडर कितना आया था, 4, इसका रिमाइंडर कितना आया था, 3, इसका रिमाइंडर कितना आया था, 4, माइनस इसका रिमाइंडर कितना आया है, 2। तो 3 और 4 7 में से 2 घटा देंगे तो आपका जो निश्चित या समान भाजक है वो समान भाजक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से देखते हैं। एक संख्या n1 थी और एक संख्या n2 थी, दोनों को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ रिमाइंडर 4 बचता है। यदि इन संख्याओं के योग को उसी समान भाजक से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। तो ये निश्चित भाजक या समान भाजक क्या है, हमसे पूछा था। ठीक, वो निश्चित भाजक निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें, क्या, r1 प्लस r2 माइनस r। r1 3 था, r2 2 था, सॉरी 4 था, और r कितना था, 2 था। तो दोनों को ऐड करेंगे 7 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 5। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है यहाँ तक के। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया एज इट इज एक और वैसे ही क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या है जो वो n1 है, इसे एक निश्चित भाजक d से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर r1 प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, बोल रहा है 32। एक दूसरी संख्या n2 को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है r2 वो कितना प्राप्त होता है, 27। क्लियर यहाँ तक के। अब बोल रहा है यदि इन दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो 20 प्राप्त होता है। जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि वो निश्चित भाजक या वो निश्चित जो भाजक था या वो निश्चित जो संख्या थी, जो समान भाजक था, वो समान भाजक क्या होगा, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने जो बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या, r1 प्लस
R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 35 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 27 माइनस R की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 20, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62 माइनस 20 कितना आ जाएगा आंसर 42। आंसर कितना आ जाएगा 42। तो निश्चित भाजक जो है D वो कितना है 42 है। क्लियर, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट उन क्वेश्चनों को। अब मैं जो क्वेश्चन आगे कराने वाला हूँ आपको, उन क्वेश्चन को कराने के लिए मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करता हूँ और उसके बाद फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए क्वेश्चन पहला नंबर नोट याद रखेंगे, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n है, a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n जो है वो एक विषम संख्या है, n जो है एक विषम संख्या है, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी होगा। याद रखिएगा a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड क्या होगा a माइनस बी होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है और n इज इक्वल टू कैसा है विषम है, n इज इक्वल टू कैसा है विषम है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n का एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। क्लियर है। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट पर आता हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है और n एक सम संख्या है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n के a की पावर n b की पावर n का गुणनखंड a माइनस b व a प्लस b होगा, a माइनस b व a प्लस b होगा। ठीक है, सम है तो a माइनस b भी होगा और a प्लस b भी होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n और n कैसा है एक सम है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n के कोई गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक के। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है और n कैसा है विषम है, ठीक, तो इसका a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b होगा। ठीक, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक विषम संख्या है, n एक कैसी है विषम संख्या है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n का एक गुणनखंड a प्लस b होगा। यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है तो a की पावर n माइनस b की पावर n है और n एक सम संख्या है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n के दो गुणनखंड होंगे, वो क्या क्या होंगे a माइनस b भी होगा और a प्लस b भी होगा। और यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है और n एक सम संख्या है, तो इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे। क्लियर है, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक, इससे रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देख लिया होगा आपने ध्यान से इसको। ठीक, चलिए हम इससे अब रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। ठीक, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37
को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, आपको चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन क्या दिया हुआ है 11, सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है 23, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है 46 और फोर्थ नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है 2। आपको क्या पूछा है, निम्न में से ये चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। ठीक, तो हमें ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a के ऊपर n प्लस b के ऊपर n के फॉर्म में दिख रहा है, और n कैसा है, विषम है। n कैसा है, विषम है। n विषम है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड, इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस b होगा। तो a के जगह पे क्या 29 प्लस b के जगह पे क्या 17, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40, यानी इसका एक फैक्टर कितना है 46 है। और 11 के टेबल में 46 नहीं आता, 23 के टेबल में 46 आता है, 46 के टेबल में 46 आता है, 2 के टेबल में 46 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आपसे पूछा है पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, तो 2 इसे पूर्णतः विभाजित करेगा, 46 इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, 23 इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, 11 इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ऐसी टाइप का है। चलिए देखते हैं, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, जब 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3 है को 54 से भाग दिया जाता है। इसको किससे भाग दिया जाता है, 54 से भाग दिया जाता है। तो भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। तो हमने क्या देखा कि a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है ये, ठीक, और n कैसा दिख रहा है, हमें विषम दिख रहा है। तो इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। और इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 23 प्लस b की वैल्यू 31, दोनों को जोड़ेंगे तो 54। ऑप्शन नंबर, अब हम 54 को 54 से भाग देंगे, भाग कैसा होगा, पूर्णतः चला जाएगा। इसका एक गुणनखंड कितना आ गया 54। अब 54 को इस 54 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इस 54 को इस 54 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्लियर है। और जब भाग देंगे तो भाग क्या हो रहा है, 54 से 54 कट जाएगा, भाग पूर्णतः चला गया। और भाग पूर्णतः चला गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। भाग पूर्णतः चला गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि 19 की पावर 5 है, 19 की पावर 5 है प्लस 21 की पावर 5 है, किससे विभाजित है ना, ये किससे विभाजित है। ऑप्शन नंबर पहला था 10, ऑप्शन नंबर दूसरा था 20, ऑप्शन नंबर तीसरा था केवल 10, केवल 20, ऑप्शन नंबर तीसरा है 10 और 20, ऑप्शन नंबर चौथा है ना 10 ना 20। ठीक, क्लियर है यहाँ तक के। ये किससे विभाजित है पूछ रहा है, ये किससे विभाजित। हमने इसको देखा तो क्या दिखा, a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में दिख रहा है। और n कैसा है, विषम है। n कैसा है, विषम है। और n विषम है, n अगर विषम है तो इसका जो एक फैक्टर होगा, वो क्या होगा, a प्लस b होगा। इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, a प्लस b होगा। बोलने का मतलब a के जगह पे 19 दिख रहा है और b के जगह पे 21 दिख रहा है, तो इसका जो एक फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा। इसका एक फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है केवल 10, यानी ये सिर्फ केवल 10 से विभक्त होती है, बाकी किसी से नहीं। तो गलत बात है कि ये तो 10 से विभक्त होगी और 20 से विभक्त होगी और 40 से विभक्त होगी। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रहा है केवल 20, अरे ये तो 10 से भी विभक्त है ना, तो केवल 20 भी गलत।
ठीक, अब हमारे दोनों ऑप्शन बचे, ना तो 10 ना तो 20, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो 10 से विभक्त हो रहा है और 20 से भी हो रहा है, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 और 20। तो ये 40 जो है या ये संख्या जो है वो 10 से भी विभक्त होगी और 20 से विभक्त होगी। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड जो है वो 40 है और 40 10 के टेबल में भी आता है और 40 20 के टेबल में भी आता है। क्लियर यहां तक के सभी को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 के ऊपर 41 की पावर, 3 के ऊपर 41 की पावर प्लस 7 के ऊपर 82 की पावर, 7 के ऊपर 82 की पावर हमेशा विभाजित है। ये किससे विभाजित होगा? ये किससे विभाजित होगा? ऑप्शन नंबर पहला 10, ऑप्शन नंबर दूसरा 49, ऑप्शन नंबर तीसरा 52, ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो कितना है 44 है। क्लियर यहाँ तक के? चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो हमने इसको जब देखा तो 3 के ऊपर 41 की पावर प्लस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 7 के ऊपर 7 की पावर 2 इंटू 41 की पावर, यानी 41 इंटू 2 करेंगे तो 82 आ जाएगा। ठीक, अब 3 के ऊपर 41 की पावर प्लस 49 के ऊपर 41 की पावर, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो क्या दिखा मुझे? a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पर n कैसा है? एक विषम है, और n अगर विषम है तो इसका एक फैक्टर जो होगा, इसका एक जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा? a प्लस b होगा। तो a की जगह पे कितनी वैल्यू दिख रही है? 3। ठीक, और इसके b की जगह पे कितने दिख रहे हैं? 49। ठीक, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो इसका एक फैक्टर कितना है? 52 है। इसका एक फैक्टर कितना है? 52 है। और 10 के टेबल में 52 आता नहीं, 49 के टेबल में 52 आता नहीं, हाँ 52 के टेबल में 52 आता है और 44 के टेबल में 52 आता नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 23 के ऊपर 10 की पावर माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 29 के ऊपर 10 की पावर माइनस 1024 को विभाजित नहीं करेगी? ऑप्शन नंबर पहला 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 4 था। ठीक, हमें मालूम है कि अगर 2 की पावर 10 करते हैं तो वो कितना होता है? 1024 होता है, 1024 होता है। तो क्या हो जाएगा? 23 के ऊपर 10 की पावर माइनस 2 के ऊपर 10 की पावर। अगर मैं इसका कंपेयर करूँ तो क्या दिख रहा है? a की पावर n माइनस b की पावर n, और n कैसा है? एक विषम संख्या है। n क्या है? एक विषम संख्या है, सॉरी n क्या है? एक सम संख्या है। n क्या है? एक सम संख्या है। n क्या है? एक सम संख्या है। और अगर सम संख्या है तो इसके जो फैक्टर होते हैं, इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? a माइनस बी व a प्लस बी होते हैं। इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे? a माइनस बी व a प्लस बी हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो a की जगह पे क्या दिख रहा है? 23 माइनस 2। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 प्लस 2। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा? 25। तो इसके जो फैक्टर होंगे 21 इंटू 25 होगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 से इसको भाग दूँ तो 7 या 21 यानी भाग चला जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको 5 से भाग दूँ तो ये 25 कट जाएगा। अगर मैं इसको 7 से भाग दूँ तो ये 21 कट जाएगा। बट ये 4 ना तो 4 के टेबल में 21 आता है और ना ही 4 के टेबल में 25 आता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि निम्न में से कौन सी संख्या इसे पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? तो वो संख्या का आंसर कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 4 है। क्लियर यहाँ तक के सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 की पावर 25
प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ठीक, से विभाजित है। ये किससे विभाजित है? ये किससे विभाजित है? ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला कितना लिया हुआ है? 11, ऑप्शन नंबर दूसरा 16, फिर 25, फिर आपका 30। आपको बताना है कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो विभाजित है, वो विभाजित है किससे, वो क्या होगा? विभाजित होगा, आपको ये बताना है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन से 3 की पावर 24 यानी एक पावर कम कॉमन ले लेता हूँ, है ना। 3 की पावर 24 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो 3 की पावर 24 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। क्लियर? 3 की पावर 24 इंटू सबको जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 30 यानी 120 आ जाएगा, ठीक है। 11 के टेबल में 120 नहीं आता, 16 के टेबल में 120 नहीं आता, 25 के टेबल में 120 नहीं आता, हाँ 30 के टेबल में 120 आता है, 30 के टेबल में 120 आता है, यानी ये संख्या किससे विभाजित होगी? 30 से विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। क्लियर यहाँ तक के? से विभाजित है। ये किससे विभाजित है? ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्या क्या दिया हुआ है? 3, 10, 11 और 13, ठीक है। 3, 10, 11 और 13। क्या काम करेंगे? वही चीज़ 61 एक पावर कम मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। पहले वाले से एक पावर 1 कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा? 4 के ऊपर 1 की पावर प्लस 4 के ऊपर 2 की पावर, 4 के ऊपर 3 की पावर, 4 के ऊपर 4 की पावर, 4 के ऊपर 60 की पावर इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4, 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 प्लस आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 256, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए जोड़ देते हैं सबको। तो 4 के ऊपर 6, 60 की पावर इंटू ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना? 6 इसको देंगे तो 70, 80, 80 और 60, 80 सॉरी इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहले एक काम करते हैं ना, तो 4 इसको दूंगा तो कितना हो जाएगा? 60, 320 और 320 ये 340। टोटल कितना आ जाएगा? 340 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 340 आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ टोटल यहाँ पर, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 320 और यहाँ से आएगा 20, तो जोड़ देंगे 340 आ जाएगा। 3 के टेबल में 340 नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में नहीं आता। तो ये संख्या जो है, ये संख्या जो है किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 10 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के? क्या करना है? पहले वाले टर्म से एक कम पावर कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो 61 की पावर थी तो 60 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 पूरी वैल्यू आई। सबको जोड़े कितना है? 340। 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 4 के टेबल में सॉरी 10 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में नहीं आता। तो ये संख्या जो है वो किससे विभाजित होगी? 10 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या n के लिए n कैसी है? एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। n कैसा है? प्राकृत संख्या है। तो n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला कितना है? 3, ऑप्शन नंबर दूसरा कितना है? 6, ऑप्शन नंबर तीसरा कितना है? 12, ऑप्शन नंबर चौथा कितना है आपका? 18।
क्लियर है यहाँ तक के? चलिए मैं n बराबर से वैल्यू जो रख रहा हूँ वो क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। तो यहाँ पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6। कब? जब मैं n बराबर से वैल्यू क्या रखा हूँ 3 रखा हूँ तब। अगर n बराबर से मैं 4 रख के देखता, सॉरी 2 रखा था मैंने ना, अब n बराबर से क्या रखते हैं 3 रखते हैं, n बराबर से 3 तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे रखूँगा मैं तो 3 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक, n के बराबर से 4 रख के देखता हूँ, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं ये 3 से तो विभक्त है, ये भी 3 से विभक्त है, ये भी 3 से विभक्त है, यानी हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, 6 से ये भी विभक्त है, 6 से ये भी विभक्त है, 6 से ये भी विभक्त है, ये भी आंसर हो सकता है। 12 से ये विभक्त नहीं है, 18 से विभक्त नहीं है। तो अब हमारे में से दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 से बड़ी संख्या कितनी है 6, तो सर्वदा बड़ी से बड़ी संख्या, सर्वदा बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? ठीक, n एक प्राकृत संख्या थी तो n³ माइनस n निम्नलिखित में से सबसे बड़ी वो कौन सी संख्या जिससे वो क्या होगी विभाजित होगी। तो हमने देखा ये 3 से विभाजित हो रहा है और ये 6 से विभाजित हो रहा है, लेकिन हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n कैसा है, एक धनात्मक पूर्णांक है, n जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको बताना है 3 के ऊपर 4n की पावर माइनस 4 के ऊपर 3n की पावर सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। सदैव निम्नलिखित में से, सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या वो 7 से विभाजित होगी बताना है, या 17 से होगी, या आपके 112 से विभाजित होगी, या डी आपके 145 से विभाजित होगी, ये हमें बताना है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 के ऊपर 4 की पावर होल के ऊपर n की पावर माइनस 4 के ऊपर 3 की पावर होल के ऊपर n की पावर लिख सकता हूँ क्या मैं। ठीक, 3 के ऊपर 4 की पावर का मान कितना होता है 81, माइनस 4 के ऊपर 3 की पावर का मान कितना होता है 64, यहाँ पर n की पावर, यहाँ पर n की पावर, तो n बराबर से संख्या विषम भी हो सकती है या सम भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन n यदि विषम है, n यदि विषम है, ठीक है, n यदि क्या है विषम है, ठीक, n यदि विषम है, तो अगर a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है हमें, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा a माइनस b होगा, a माइनस b होगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? चलिए अब अगर मैं n इज इक्वल टू क्या लेता हूँ सम संख्या लेता हूँ, यानी कि a के ऊपर n की पावर माइनस b के ऊपर n की पावर का इसका जो फैक्टर होगा वो a माइनस b और a इंटू a प्लस b भी होगा। ठीक, तो दोनों जगह हमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहे हैं, दोनों जगह हमें कॉमन फैक्टर अगर सम भी लूँ और विषम भी लूँ तो दोनों जगह कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है a माइनस b दिख रहा है। हमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है a माइनस b दिख रहा है। तो a की जगह पे क्या है, a की वैल्यू कितनी है 81, a की वैल्यू कितनी है 81, माइनस b की वैल्यू कितनी है 64, b की वैल्यू कितनी है 64। 81 में से 64 क्या कर देंगे घटा देंगे, और 81 में से 64 घटा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 17। 81 में से 64 घटा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 17। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 17, कि ये संख्या जो है वो किससे विभक्त होगी 17 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए एक बार और देखेंगे, n एक धनात्मक पूर्णांक है, हमें बताना है ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। ठीक, तो 3 के ऊपर 4 की पावर होल की पावर n लिखा, 3 के ऊपर 4 के ऊपर 3 की पावर होल की पावर n लिखा, तो 81 के ऊपर n की पावर माइनस 64 के ऊपर n की पावर। n जो है वो विषम भी हो सकता है या सम भी हो सकता है। तो n मैं अगर विषम लेता हूँ,
ठीक है। तो ये किस रूप में दिख रहा है, a के ऊपर n माइनस b के ऊपर n के फॉर्म में दिख रहा है, और n यदि विषम है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, a माइनस b होगा। ठीक, अगर n मैंने सम लिया है तो ये किसके रूप में दिख रहा है, a की पावर n माइनस b के पावर n के रूप में दिख रहा है। तो अगर n सम है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, a माइनस b और a प्लस b होंगे। तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, a माइनस b दिख रहा है। अगर सम भी लूंगा विषम भी लूंगा तो a माइनस b, और सम भी लूंगा तो a माइनस b। तो 81 माइनस कितना हो गया, 64, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 17 7 के टेबल में नहीं आता, 112 के टेबल में भी नहीं आता, 115 के टेबल 45 के टेबल में आता, 17 से क्या होता है, ये विभक्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, तो किससे विभक्त होगा, 17 से पूर्णतः विभक्त होगा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको बताना है पूर्णांक संख्या n के किस मान के लिए, जो पूर्णांक संख्या n है उसके किस मान के लिए 3 के ऊपर 2n की पावर प्लस 9n प्लस 5 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n पूर्णांक के किसी मान के लिए ये संख्या को 3 से विभाजित करने पर, n के किसी मान के लिए इस संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो एक चीज मैंने देखा कि अगर मैं n बराबर से 1 रख लेता हूँ, n बराबर से क्या रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 3 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, आपके 2 की पावर, प्लस 9 इंटू क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये 9 कितना 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, r बराबर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। एक बार फिर से देख लीजिए, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी कोई भी मान हो सकता है, कोई भी मान मैं ले सकता हूं उसका, ठीक है, किस मान के लिए आपको बताना है कि 3 के ऊपर 2n प्लस 9n प्लस 5 की वैल्यू 3 से विभाजित होगी। तो मैं n बराबर से 1 ले लिया, ठीक है, सॉल्व किया, 23/3 आया, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। आप कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए n बराबर से मैं एक काम करता हूँ, 3 लेके देखता हूँ। n बराबर से मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 6 की पावर हो जाएगी। 3 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 6 की पावर हो जाएगी, प्लस 9 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। चलिए 3 के ऊपर 6 की पावर, 3 के ऊपर 6 की पावर, 3 के ऊपर 6 की पावर का मान कितना होता है, 3 के ऊपर 6 की पावर का मान कितना होता है 7 to 9। 3 के ऊपर 6 की पावर का मान कितना होता है 7 to 9 प्लस 9 दिए कितना हो जाएगा 27, प्लस कितना हो जाएगा 5। सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, ठीक। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 की 1 कैरी आ जाएगा 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, और यहाँ आ जाएगा 7। इसको किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 3 से, ठीक। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, बचा कितना 1, यहाँ पर 1 आया, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 5 15, बचा कितना 1, 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो आप n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, या n की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, आप जब उसे 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हर हाल में कितना ही आएगा 2 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़के को 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 की कीमत को लिखने बोला, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी कीमत को लिखने के लिए बोला, लेकिन गलती से उसने क्या लिख लिया 2592 लिख लिया, ठीक है, लेकिन उसने क्या लिख लिया 2592 लिख लिया। तो ये जो मिली हुई वैल्यू है, जो मिली हुई वैल्यू है और जो सही कीमत है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो मिली हुई वैल्यू तो ये है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 के ऊपर 5 की पावर का मान 32 इंटू 9 के ऊपर 2 की पावर का मान 81,
ठीक, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना। 32 का टेबल मैं कितने बार पढ़ लेता हूँ, आपके 2 बार पढ़ लेते हैं। 32 का टेबल 1 बार, तो 32 का 32, कैरी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, आपका 3 आ जाएगा। 32 का टेबल 8 बार पढ़ लेते हैं। 32 का टेबल कितने बार पढ़ लेते हैं, 8 बार। 128 दूनी 256, 256 और कैरी कितना आया था 3, तो 259 आ जाएगा। तो प्राप्त कीमत कितनी है 2592, ठीक है। और हमारी सही कीमत कितनी थी 2592। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है बताओ, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है बताओ, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 0, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 0। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो भेद आएगा वो कितने का आएगा 0 का। इन दोनों संख्याओं के बीच में भेद कितने का आएगा 0 का आएगा, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करता हूँ आज के आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो पूरे के पूरे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखें, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरे टेलीग्राम चैनल, आपको मेरे फेसबुक चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करते हैं तो आपको इसकी जो आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पर आगे हम लोग इससे क्वेश्चन करेंगे।